हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 29 जनवरी 2023 को जो पेपर हुआ था सीटेट का, उसे देखेंगे। और इसका हम सोशल साइंस वाला पार्ट देख रहे हैं और इसके मैंने 2-3 पार्ट पहले कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ये जो प्लेलिस्ट सारी लगी हुई है, इन पर जाकर आप क्लिक करके देख सकते हैं। ये जो सीटेट की प्लेलिस्ट लगी हुई है प्रीवियस पेपर की, तो उसमें आप क्लिक करके इन सारी पार्टों को देख सकते हैं। ठीक है, और ये सारे जो लिंक हैं, इन सारी प्लेलिस्टों के जो लिंक हैं, ये आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहां पर से क्लिक करके इन सारी वीडियो को देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 से, क्योंकि इससे पहले वाले हमने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 72, हम डैश को सामाजिक विज्ञान अध्यापन हेतु अतः शास्त्रीय उपागम का उपयोग करते हैं। उपागम का उपयोग करते हैं। अब देखिए कौन सा इसमें जो विकल्प है वो सही है। ठीक है, कौन सा हम शास्त्रीय उपागम का उपयोग करते हैं। देखो, जो जब आपने बीएड किया था तो आपको बहुत सारी विधियां पढ़ाई गई थी ना, उपागम पढ़ाए गए थे। तो आपको देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन वो है जिसमें उन उपागमों का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, पहला है पाठ्यक्रम का अध्ययन पूर्ण हो गया है, इसको सुनिश्चित करना। इससे कोई मतलब नहीं है और कोई भी उपागम ये नहीं बताता, कोई भी विधि ये नहीं बताती कि हम ये सुनिश्चित करें कि हमारा पाठ्यक्रम खत्म हो गया है। बी है विषयों की सीमा में अधिगम को समर्थ बनाना, ये भी गलत है। और सी है विषयों में परस्पर संबंध और परस्पर निर्भरता को स्पष्ट करना। तो देखो, ज्यादातर जो विषय हैं वो क्या है, एक दूसरे से कोरिलेट करके पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा जो ज्योग्राफी है उसका कुछ पूर्व ज्ञान हिस्ट्री में जोड़ दिया जाता है, हिस्ट्री का इकोनॉमिक्स में जोड़ दिया जाता है। कुछ इकोनॉमिक्स कुछ हिस्ट्री, मतलब आपस में मिली हुई होती है। सारे सब्जेक्ट क्या है, एक दूसरे पर निर्भर है। ठीक है, कुछ कुछ अंश उन सभी सब्जेक्टों के मिले जुले हैं, तो परस्पर क्या है, निर्भरता है। ठीक है, जैसे अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे और शुरुआती हिस्ट्री पढ़ेंगे तो लगभग लगभग दोनों की शुरुआत एक जैसी सी हुई है। ठीक है, अगर आप उसका इतिहास पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का, तो उसकी भी जो शुरुआत दिखाई गई है वो पाषाण काल से ही दिखाई गई है। ठीक है, नवपाषाण काल से ही दिखाई गई है। तो कुछ कुछ क्या है, हिस्ट्री भी मिलती जुलती है। डी है एक ही प्रकरण को सामाजिक विज्ञान के विभिन्न कोणों से देखना, तो ये भी है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी और डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73, आजीविका पर चर्चा करते हुए सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका से यह उम्मीद की जाती है कि, देखो आजीविका के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। आजीविका क्या होती है कि कोई भी काम करने से जिससे हमें पैसे मिलते हैं और उससे हम अपने घर की आजीविका यानी कि अपने घर का खर्च चलाते हैं, उसको हम बोलेंगे आजीविका। ठीक है, यानी कि किसी भी काम को करने के बदले जो हमें पैसे मिल रहे हैं और उससे हमारे पूरे परिवार का जीवन चल रहा है। ठीक है, उस पैसे से उसको बोलेंगे हम आजीविका। तो हमें उसके ऊपर चर्चा करनी है शिक्षिका को। तो इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही होगा। पहला है घर के काम पर चर्चा ना की जाए। तो घर में जो काम करते हैं उससे आजीविका नहीं चलती है। ठीक है, हम जब बाहर काम करने जाते हैं तभी तो हमें पैसे मिलते हैं। घर में तो आप कितना भी काम करो आपको कोई पैसे थोड़ी ना देगा। दूसरा है सिर्फ पुरुष मजदूरों के मुद्दों को प्रस्तुत किया जाए, नहीं, पुरुष और महिला दोनों को किया जाए। ठीक है, केवल पुरुष के ऊपर ये पूरे परिवार का भार नहीं होना चाहिए। स्त्रियों को भी मिलकर काम करना चाहिए। जिनके घर में पैसे की प्रॉब्लम है उनको हस्बैंड वाइफ दोनों को कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। ठीक है, तीसरा है केवल नियमित वेतन भोगी काम पर बल दिया जाए। देखो केवल वाला ना ये गलत है, और नियमित वेतन भोगी मतलब जिनकी जॉब लगी हुई है, नियमित उनको वेतन मिल रहा है, उस पर चर्चा नहीं। ठीक है, हमें चर्चा किस बात पर करनी है, जो सामाजिक विज्ञान की जो शिक्षिका है उसको किन मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए, उसको करनी चाहिए ऑप्शन नंबर 4, लोग किन विभिन्न तरीकों से अपनी आजीविका चलाते हैं का वर्णन करना चाहिए। ठीक है,
किन विभिन्न तरीकों से, मतलब कैसे कैसे वो रोजगार ढूंढते हैं, कहाँ कहाँ वो जॉब करते हैं, कितनी मुश्किल से उन्हें जॉब मिलती है, काम धंधा लगता है, ये सारी चीजें बच्चों को समझानी चाहिए। और इससे क्या होता है, बच्चों को समझ आता है, पैसे की वैल्यू पता चलती है, उनको वैल्यू पता चलती है कि उनके माता पिता कितनी मेहनत कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। और आगे वो तैयार होते हैं इस चीज के लिए कि आगे उनको भी इतना साहस दिखाना है, मेहनत करनी है और अपने लिए स्वयं रोजगार ढूंढना है, ठीक है। ये सारी चीजें हमें जो सामाजिक विज्ञान की टीचर है उसको सिखानी चाहिए। ऑप्शन नंबर 74, श्रेष्ठ विकल्प का चयन कीजिए जो यह सिद्ध करता है कि क्यों सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के समय कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। करना है ये, ठीक है, करना चाहिए, मतलब कौन सा कारण है जिस कारण के लिए बच्चे को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। अब पहला है ऑप्शन, प्रश्न बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाते हैं, बिल्कुल सही है। अगर बच्चे पूछेंगे सर ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, तो क्या है, वो जिज्ञासा को बढ़ाएंगे और बच्चे ज्यादा अच्छी तरह से सीखेंगे। जब आप किसी क्वेश्चन को पूछते हो और टीचर उसको आंसर कर रहे हैं, ठीक है, आंसर दे रहे हैं उसका, तो आपको वो जो बात है वो हमेशा याद रहेगी, क्योंकि आपने पूछी, आपके माइंड में ये चीज आई है कि ये कैसे होता है, ठीक है। तो वो जो चीज है वो ज्यादा देर तक रहेगी आपके दिमाग में, आपको जिज्ञासा रहेगी और जानने की उसके बारे में। बी है, बच्चों को इसका एहसास कराया जाए कि उसमें बुद्धि की कमी है। ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं होता है, टीचर का उद्देश्य होता है, क्योंकि सभी बच्चे, कोई ज्यादा जानता है कोई कम जानता है, लेकिन पूरा कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि अगर वो पूरा जानता तो आपके स्कूल में पढ़ने नहीं आता, आपके इंस्टीट्यूट में वो पढ़ने नहीं आता, ठीक है। कोई पढ़ने आ रहा है इसका मतलब ये है कि उसको उस चीज के बारे में नॉलेज कम है, तो आप किसी को ऐसे नहीं बता सकते हो, और ऐसे कभी नहीं बोलना चाहिए। आप लोग भी जब टीचर हो या टीचर बन रहे हो, बनने के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो आप कभी भी किसी बच्चे को ऐसे इंसल्ट मत करना कि तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुम्हें बुद्धि नहीं है। इस तरह के शब्दों का प्रयोग आप कभी मत करना बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों का मन बहुत कोमल होता है, इन चीजों को वो लेके बैठ जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों से इस तरह की बातें नहीं करनी है। सब बच्चों का जो मानसिक स्तर है वो अलग अलग होता है, अलग अलग स्तर से वो सीखते हैं। हमारा क्या काम है, मेन हमारा काम है बच्चों को सिखाना। बच्चे जिस हिसाब से सीखें, खेल में सीखें या जैसे भी सीखें, सीरियस होके सीखें, हमें क्या है, मेन हमारा उद्देश्य है बच्चों को सिखाना, ना कि बच्चों की इंसल्ट करना, ठीक है। सी है, प्रश्न अधिगम को परस्पर क्रियाओं द्वारा आगे की ओर ले जाते हैं तथा संकल्पनात्मक स्पष्टता की ओर बढ़ाते हैं। तो इसका आंसर ये भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। डी है, बच्चे भाषा संबंधी कौशल के अभ्यास की आवश्यकता को समझते हैं। तो ये भी सही है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ए, बी और डी, ठीक है। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा ए, सी और डी। क्या हो जाएगा, ए, सी और डी, ए, सी और डी। क्वेश्चन नंबर 78, कल्पना कीजिए कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में भारत में विभिन्न सरकारों में दी गई मुफ्त सुविधाओं पर चर्चा हो रही है। चर्चा में क्या होना चाहिए, मतलब चर्चा किस चीज के ऊपर हो रही है कि भारत में जो सरकारें हैं वो मुफ्त में जो सुविधाएं दे रही हैं उनके ऊपर चर्चा हो रही है, ठीक है। अब चर्चा में क्या चीज होनी चाहिए उसको हम देखेंगे। पहला है, चूंकि सरकार ऐसी गतिविधियों में संलिप्त हैं जो सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए शिक्षा में ऐसी चीजों पर चर्चा करना उपयुक्त नहीं होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। बी है, विद्यार्थियों को मुफ्त सुविधाओं के समर्थन या विरोध में अपने विचारों या मतों को व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। तो बिल्कुल बच्चों से ये बोलना चाहिए कि आप बताइए कि आपको कौन सी मुफ्त में सुविधाएं चाहिए और कौन सी नहीं चाहिए, ठीक है। आप इस चीज के बारे में क्या समझते हो, जैसे बच्चों को यूनिफॉर्म मिलती है या उनको कोई भी चीज मिलती है, किताब कॉपी और मिड डे मील, ये सब क्या है, फ्री सुविधा मिल रही है, तो इसके बारे में क्या है, हमें बच्चों से चर्चा करनी है। तो कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है। अब देखते हैं नेक्स्ट, सी, शिक्षक
सरकारों द्वारा मुफ्त सुविधाएं क्यों दी जानी चाहिए हेतु प्रमाण या साक्ष्य को उपलब्ध करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करेंगे। ठीक है, तो हम कैसे बच्चों से ये साक्ष्य या प्रमाण उपलब्ध करा सकते हैं, क्योंकि छोटे हैं बच्चे, उनको इस बारे में पता नहीं है कुछ भी। ठीक है, इसका विद्यार्थी आएगा, विद्यासारथी ये गलती से टाइप हो गया है, आप इसको विद्यार्थी समझें। ऑप्शन है डी, शिक्षक भारतीय संविधान की दृष्टि पर आधारित निष्कर्ष निकालने में विद्यार्थियों की सहायता कर सकते हैं। तो ये डी वाला भी सही हो जाएगा। जो इसका ऑप्शन सही होगा वो होगा बी और डी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 79, मान लीजिए कि सामाजिक विज्ञान का एक शिक्षक वक्तव्य देता है कि भारत में हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आलोचनात्मक चिंतन कौशल को प्रोत्साहित करने की क्या संभावनाएं हो सकती हैं? ए है भारत की जनगणना विभिन्न वर्षों की रिपोर्ट पर विचार करना। भारत की जनगणना की विभिन्न वर्षों की रिपोर्ट पर विचार करना। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, जो भी सामाजिक, ये जो है, जो भी सामाजिक विज्ञान के जानकार ने व्यक्त किया है उसे विद्यार्थियों को स्वीकार करने की आवश्यकता है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि वो जो कह रहा है बच्चे वही स्वीकार करें। बच्चे देखेंगे ना अपने तर्क के हिसाब से जो उनको उचित लगेगा। आलोचनात्मक चिंतन का मतलब ही ये है कि हम उसके किसी भी चीज के सारे पहलुओं को बच्चों के सामने रख देंगे और बच्चे खुद डिसाइड करेंगे कि कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं सी ऑप्शन, समाचार पत्रों को रिपोर्ट के आधार पर विद्यार्थियों को प्रतिवाद करना चाहिए। प्रतिवाद ये नेगेटिव शब्द है, इसका प्रयोग हम नहीं कर सकते और समाचार पत्रों की रिपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सारी मतलब जो समाचार पत्रों में जो रिपोर्ट आ रही है उस पर विद्यार्थी को हम प्रतिवाद करने के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि उससे हमें पूरे आंकड़े नहीं मिलेंगे। और सारे आंकड़े कहाँ से मिलेंगे? भारत की जनगणना की जब हम रिपोर्ट देखेंगे ना, उससे हमें सारे आंकड़े मिलेंगे। नेक्स्ट है, ऐसे कथन विद्यार्थियों को तर्कसंगत चिंतन कौशल का विकास नहीं करेंगे। ये गलत बात है। चिंतन कौशल का विकास होगा जब वो बहुत सारे पहलुओं को देखेंगे बच्चे। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, ए। ठीक है, क्या हो जाएगा? केवल ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80, रचनात्मक सोच विचारों को उत्पन्न करती है और आलोचनात्मक सोच, देखो रचनात्मक सोच क्या होती है? बच्चे में विचार उत्पन्न होते हैं, यानी कि हम क्रिएटिविटी अगर बच्चे को देंगे, कोई भी एक्टिविटी देंगे बच्चे को कि ये करके लाओ, तो उसके अंदर बहुत सारे विचार आएंगे जो अलग अलग तरीके से उस काम को पूरा करेंगे। ठीक है, तो ये क्या करती है? रचनात्मक सोच बच्चों में विचार उत्पन्न करती है। और आलोचनात्मक सोच क्या करती है वो देखना है हमें। पहला है उन विचारों को सराहना करती है, दूसरा है उन विचारों को प्रेरित करती है, तीसरा है उन विचारों का मूल्यांकन करती है, चौथा है उन विचारों को पहचानती है। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, कि आलोचनात्मक सोच क्या होती है? किसी भी चीज के ऊपर जिसके ऊपर विचार चल रहा है, चिंतन चल रहा है, तो उसके सही पहलू और गलत पहलू दोनों बच्चा खुद ही सोचेगा कि इस चीज से ये नुकसान होंगे, ये फायदे होंगे, और उससे इन दोनों में से क्या डिसीजन लेना चाहिए ये लेगा। तो बच्चा किन विचारों पे पहुंचेगा? वो मूल्यांकन के विचार पे पहुंचेगा कि इससे ये फायदे हैं, ये नुकसान है, तो हमें क्या करना चाहिए। यानी कि 10 नुकसान है और इससे 100 फायदे हैं, तो हमें कौन सा डिसीजन लेना चाहिए। तो बच्चा क्या करेगा? मूल्यांकन करेगा। ठीक है, तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना, और जो भी फ्रेंड आपके फ्री में सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं उन फ्रेंडों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।